दोस्तों वेलकम टू तेजस शिक्षा और आपका वापस से हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। 2 दिन में लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया था, उसके लिए माफ़ी कर दीजिए, ठीक है। और चलिए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का हम लोगों का टॉपिक हम लोगों की वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है। और आज हम लोगों का टॉपिक है झीलें, नदियाँ और डेल्टा, ठीक है। और जैसे ये टॉपिक ख़त्म होता है जियोग्राफी, वैसे ही हम लोग आरपीएफ के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखा जाएगा, ठीक है। एक एक करके मार्गदर्शक सीरीज़ मैंने अनाउंस की थी, और ये जो आपका है ये आपका अभी जियोग्राफी का चल रहा है। मार्गदर्शक सीरीज़ आने वाली है, और मार्गदर्शक सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, अपना एक एक करके सारा का सारा जितने भी जैसे प्राचीन इतिहास हो गया, ठीक है, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मतलब सब्जेक्ट वाइज, अर्थशास्त्र, भूगोल, इन सब के अलग अलग मैं जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के, उनको एक जगह कंपाइल करके और आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और उससे एक बात ये भी पता चलेगी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और इसी तरीके से मार्गदर्शक सीरीज़ के अंदर ही हम सारे एग्ज़ाम का एक एक करके जितने भी एग्ज़ाम के आपके जीएस हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हम लोगों का टॉपिक है झीलें। तो झीलें से हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जल के वे स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरे होते हैं तथा जल भाग में स्थिर होते हैं, उसे हम झील कहते हैं, ठीक है। झील सामान्य रूप से झीलों की अधिकता निम्नलिखित क्षेत्रों में होती है। पहला आपका आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में, हिमानीकृत क्षेत्रों में, फिर आपका नदियों के बाढ़ वाले मैदान में, चौथा है आपका रिफ्ट घाटी वाले क्षेत्रों में। रिफ्ट घाटी किसे कहते हैं? रिफ्ट घाटी आप इस तरीके से, जैसे ये आपका पर्वत है, एक पर्वत और ये दूसरा पर्वत, ठीक है। तो इन दोनों पर्वतों की घाटियों के बीच से जो यहाँ पर बीच में जो पेंगोंग सो टाइप आपने सुना होगा पेंगोंग सो लेक के बारे में, वैसी झीलों को क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी वाली क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उन क्षेत्रों में जो झीलें होती हैं उस रिफ्ट घाटी वाले क्षेत्र की झीलें कहते हैं। और नदियों के द्वारा बाढ़ के मैदान से कभी कुछ बनते हैं, ठीक है, अभी हम लोग फिगर में भी देखेंगे। फिर आपके हिमानीकृत मतलब बर्फ़ के चट्टानों के जमा हो जाने से भी बनते हैं। और आंध्र प्रदेशों में, जैसे कि आपने उत्तर भारत के मैदानों में देखा होगा बहुत सारी झीलें, इतिहास में आप लोगों ने सुना होगा सुदर्शन झील टाइप का, ठीक है। उन सब के बारे में आइए पहले हम लोग जो विश्व की प्रमुख प्रमुख झीलें हैं उनका हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका ग्रेट बियर लेक, उत्तर कनाडा में पड़ता है आपका, यहाँ पर ग्रेट बियर लेक, ये आपका कनाडा में, ठीक है। तो यही पेन का मुझे कलर चेंज करने दीजिए, पेन का कलर पीला कर लेते हैं, हाँ। ये रहा आपका फिर ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर ग्रेट स्लेव लेक, ये रही आपकी सुपीरियर, हुरियन, ओंटेनेरियो, एरी झील, मिशिगन झील, ठीक है। ये आपका कनाडा और उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं, ठीक है। हुरून जो झील है वो अमेरिका और कनाडा के दोनों के बॉर्डर पर बनती है, ठीक है। फिर आपका लेक निकारागुआ यहाँ पर, ये देखिए। फिर उसके बाद है आपका लेक मार्सलियो, फिर आपका लेक टिटिकाका, और यहाँ पर यूरोप की लेक जेनेवा, लेक लडोगा ये आपका रूस के बॉर्डर पर पड़ती है। फिर आपका कैस्पियन सी, फिर लेक बैकाल, क्विंजिन लेक, अराल सी, डेड सी, लेक चाड, लेक विक्टोरिया जब हम मैप में देखें, जब हम लोग मैपिंग सीरीज करेंगे जियोग्राफी की, तो उसमें हम लोग इन झीलों के बारे में और इन झीलों से निकलने वाली नदियों के बारे में ये भी एकदम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से नदियों का आबहवा तंत्र इन झीलों से निर्मित होता है। यहाँ पर आप देखिए लेक आयरी आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और कई बार एग्जाम में पूछता है लेक आयरी कहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से। मगर ये हम चीज़ें कब देखेंगे? जब जियोग्राफी का हम लोग मैपिंग सीरीज करेंगे तब, ठीक है। चलिए उससे पहले हम लोग अपना ये देख लेते हैं जो झीलों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन स्टैटिक जीके का टाइप में, स्टैटिक जीके का भी एक मैंने सीरीज़ शुरू किया है, आप लोग इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन वाले झीलों से आते हैं और उन्हीं को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए, संसार की सबसे ऊँची झील तिब्बत की टीसोसिरिको है, जो कि तिब्बत के पठार पर है, और ये संसार की सबसे ऊँची झील है, और इसकी ऊँचाई कितनी है? 18,284। संसार की सबसे ऊँची झील कौन सी है? टीसोसिकरू, ठीक है। फिर आपकी मृत सागर संसार की सबसे नीची झील है, ठीक है, जो सागर तल से भी 393 मीटर नीची है। और मृत सागर कैसी झील है? खारे पानी की झील है, ठीक है, इजराइल के पास आपका पड़ता है। फिर उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी झील यूरेशिया का कैस्पियन सागर है, सबसे बड़ी झील है आपकी यूरेशिया की कैस्पियन सागर। फिर आपकी साइबेरिया की लेक बैकाल झील संसार की सर्वाधिक गहरी झील है। साइबेरिया अभी आप लोगों ने देखा मैप में, रूस में पड़ता है आपका, ठीक है। ये संसार की सबसे गहरी झील है, ठीक है। और सबसे नीची झील आपकी मृत सागर है। सबसे ऊंची झील यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टीसोसिकरू है। और फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील जो है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील अभी आप लोगों ने मैप में देखा था, ठीक है। ये कैसी झील है आपकी? उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील जो है ये सबसे बड़ी झील है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है।
फिर आपकी मृत सागर, अभी मैंने बताया कि खारे पानी वाली झील है, सबसे अधिक खारे पानी वाली झील है। फिर आपकी कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है, ठीक है। सुपीरियर झील आपकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और सबसे अधिक खारे पानी वाली झील यानी जिसमें सबसे सर्वाधिक खारापन है, वो कौन सी झील है? आपकी मृत सागर झील है। सुपीरियर झील, मृत सागर झील और कैस्पियन सागर, इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ना हो तो एक बार और इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, या मैं पीडीएफ को उपलब्ध कराऊंगा, इस पीडीएफ को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड में उंगली के आकार की अनेक झीलें पाई जाती हैं, इसे झीलों का देश भी कहते हैं। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। ये भी आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है, और ऐसा एसएससी में भी पूछ दिया है। एसएससी के खासकर एमटीएस में 2 बार पूछा है आपका, 2018 में और 2020 में। जब मैं आपको मार्गदर्शक सीरीज कराऊंगा एसएससी के एग्जाम्स के जीएस वाले क्वेश्चंस की, उसमें आप लोग देखिएगा, दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। और अभी हाल ही में जो यूपी कांस्टेबल हुआ उसमें भी आया था, ठीक है। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। फिर उसके बाद पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। और भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? देवताल है, जो कि गढ़वाल हिमालय पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 17,745 फीट। फिर देखिए आपकी आती है उनकाल झील, ये आपकी युगांडा यानी कि अफ्रीका में पड़ती है। उनकाल झील व हवाई स्वान मानव निर्मित झीलें हैं। भारत में भी एक मानव निर्मित झील है, वो कौन सी है? आप लोग कमेंट में बताइए। और किस बांध पर स्थित है ये भी बताइएगा। अरल सागर कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा बनाती है, ठीक है। विक्टोरिया झील जो कि पूर्वी अफ्रीका की भूभ्रंश घाटी में स्थित है, युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा बनाती है। और इन सीमाओं के बारे में और विक्टोरिया झील के बारे में, ठीक है, एग्ज़ाम में आता है। और जब हम लोग मैपिंग करेंगे, अफ्रीका मैपिंग जियोग्राफी के थ्रू देखेंगे अफ्रीका को, तो उस टाइम मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं मैपिंग सीरीज शुरू नहीं करूँगा, इसके बाद हम लोगों का मध्यकालीन इतिहास बाकी है, उसे हम लोग देखा जाएगा। और मार्गदर्शक सीरीज है, उसको देखा जाएगा। जो प्रीवियस निराल पढ़ते रहना अच्छा नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो उससे एक दिशा मिल जाती है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। नहीं तो पढ़ने को तो जीएस में बहुत पढ़ते रहो, कोई मास्टर कह नहीं सकता कि सारा पढ़ाया हुआ हमारे में से आया। जो ऐसा कहता है वो तो बेवकूफ़ बनाता है, उसकी बात अलग है। और हम यहाँ आपको झूठी इतनी नहीं देंगे, मगर हाँ इतना है कि जो आप यहाँ से पढ़ेंगे और जाके आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो औरों के मुकाबले आपका स्तर एकदम बेहतर होगा। फिर देखिए लोपनोर झील चीन में स्थित है, यहाँ पर चीन का आणविक परीक्षण संस्थान है, ठीक है। फिर आपकी बैकाल, मृतसागर, टांगनिका, न्यासा, अल्बर्ट एडवर्ड आदि झीलें दरारी घाटी में स्थित हैं। और दरारी घाटियों के बारे में जब मैं स्टैटिक जीके में पहाड़ों के बारे में बताऊंगा, तब आपको अच्छे से एकदम एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा कि दरारी घाटी होती कैसी है। आइए हम लोगों का नदियाँ, झीलों का टॉपिक, झीलों से केवल इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आप लोगों को झीलों से पढ़ना नहीं। और हम लोगों का आता है नदियाँ। नदियाँ देखिए, नदियों का ये उससे पहले आधा तो आप लोगों का एग्जाम में यहीं से आ जाता है। देखिए पहला आपका पूछता है चाप झील किसे कहते हैं, तो चाप झील किसे कहते हैं? आप लोग देखिए, ये नदी जब आ रही है तो पहले इसका अपवाह तंत्र कभी इस तरीके से यहाँ से होता था, ठीक है। मगर फिर ये बालू पड़ते पड़ते, नदियों में जो बालू होता है वो बालू और कंकड़ यहाँ पर पाटते पाटते नदियाँ एक छोटा सा यहाँ पे जो चाप के आकार की, चंद्रमा के आकार की चाप, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, इतने कोण का चाप लगाया, उतने कोण का चाप लगाया, 90 डिग्री का चाप, उस तरीके से उसी के नाम पर इसका नाम चाप झील पड़ गया, ठीक है। और ये आपका नदियों का तटबंध है, जो नदियों के जिनके बीच में बहती हैं उसे हम तटबंध कहते हैं। और नदियों का जो मोड़ होता है, यहाँ पे जैसे ये नदियाँ यहाँ पर मुड़ रही है, फिर ये नदी यहाँ पर मुड़ रही है, फिर ये नदी यहाँ पर मुड़ रही है, तो जो मोड़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है जिस स्थान पर नदियाँ जन्म लेती हैं उसे नदी का उद्गम स्थान कहा जाता है। और जिस स्थान पर नदी व सागर किसी बड़ी झील में जाकर मिलती हैं उसे नदी का मुख या मुहाना कहते हैं, ठीक है। जिस मार्ग से नदी की धारा गुजरती है उसे नदी घाटी कहा जाता है। नदी घाटी के विकास में जब सहायक नदियाँ मुख्य नदियों से आकर मिलती हैं तो उसे अपवाह बेसिन कहते हैं। अपवाह बेसिन का मतलब, इतना लंबा चौड़ा परिभाषा का मतलब क्या हुआ? जैसे आपका एक नदी की धारा ये पेन चेंज कर लीजिए, एक नदी की धारा मान चलिए मुख्य नदी की धारा आ रही है, ठीक है, ये रही आपकी मुख्य नदी की धारा, ठीक है। और यहाँ से एक छोटी सी दूसरी नदी आ गई, यहाँ से एक छोटी नदी दूसरी आ गई, फिर यहाँ से एक छोटी दूसरी आ गई, फिर यहाँ से, और इनके बीच में भी एक छोटी छोटी नदियाँ इनको आकर पानी दे रही हैं। तो ये इलाका जो हो गया, जो आपका नदी का जितने दूर में फैली है उसे अपवाह कहा जाता है, ठीक है, अपवाह बेसिन कहा जाता है। अब 2 अपवाह बेसिनों के बीच के उच्च भाग को जल विभाग कहते हैं। भारत की पश्चिम घाट की, और ये परिभाषाएं आपका जेन्यून है, परिभाषाएं आपका आरओ में अधिकतर आप लोगों का आरओ में पूछ देता है। आरओ का जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको एकदम अच्छे से पता होगा। और आपका आरपीएफ में भी, अब
वो ज़माना गया कि इतनी का नाम बताइए कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, ऐसा अब गया। अब ज़्यादातर आप लोगों का जो जियोग्राफी है वो एनसीईआरटी बेस पे आ रहा है। कोई भी एग्जाम देख लीजिए, आपका एनसीईआरटी बेस पे ही जो जियोग्राफी के क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी पे ही आते हैं। मगर बच्चे इतनी का नाम एनसीईआरटी को उतना प्रेफर करते नहीं, खास करके जो वनडे एग्जाम वाले हैं वो एनसीईआरटी के जियोग्राफी को हल्के में लेते हैं। इसलिए मैंने इसे एनसीईआरटी की जियोग्राफी से ही तैयार किया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता। अब परिभाषाएं ज़्यादातर पूछ रहा है, एग्जाम का दायरा बढ़ाकर अभी क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन था वो तो बच्चों को एकदम पता चल गया होगा। आरआरबी ग्रुप डी का पेपर आप लोग देखिएगा, अच्छे अच्छे जो मास्टर थे उनको भी हवा नहीं लग रही है। इस तरीके का इतने का नाम पेपर आया था, आरआरबी जो ग्रुप डी कैंसिल होकर आया था। जो स्टैटिक जीके केवल रटा करते थे, परिभाषाओं के बारे में नहीं बताते, कॉन्सेप्ट नहीं बताते थे, उनको तो एकदम हवा नहीं लग रहा था। और एग्ज़ाम आउट भी हो गया था, तो सरकार थोड़ा खार भी खाए बैठी थी। खैर चलिए हम लोग अपना देखते हैं। भारत की पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणियाँ जल विभाजक का काम करती हैं, क्योंकि ये पूर्व में बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो आपका पूर्व में बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये आपका जैसे मान चलिए ये भारत हो गया, जो यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल हो जाता है, और ये आपका अरब सागर हो जाता है, ठीक है। ये आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और ये आपका अरब सागर। और पश्चिम बहने वाली नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। जो पूर्व में नदियाँ गिरती हैं वो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और कौन कौन सी नदी पश्चिम में गिरती है, कौन कौन सी नदी पूर्व में गिरती है, ये मैं आपको स्टैटिक जीके में पढ़ाऊंगा, या जब मैं भारतीय भूगोल पढ़ाऊंगा उस टाइम हम भारतीय नदियों के बारे में एकदम डिटेल्स देखेंगे, कहाँ से निकल रही है, कैसे निकल रही हैं, और कहाँ पर जाके इनका उद्गम हो रहा है, और कहाँ पर जाके इनका अपवाह तंत्र बन रहा है, और कहाँ ये जाकर गिरती हैं, और कहाँ डेल्टा बनाती हैं। वो मैं इंडियन जियोग्राफी जब बताऊँगा तब मैं देखूँगा। देखिए, प्रारंभिक भौतिक ढाल पर बहने वाली नदियों को अनुवर्ती नदी कहते हैं। अनुवर्ती नदी से मिलने वाली सहायक नदी को परवर्ती नदी कहते हैं, ठीक है। जो प्रारंभिक भौतिक ढाल पर जब नदियाँ निकलती हैं तो उसे अनुवर्ती नदी कहा जाता है, और अनुवर्ती नदी से मिलने वाली सहायक नदी को परवर्ती नदी कहते हैं। देखिए, ऑक्सीजन के द्वारा सैलों पर होने वाले प्रभाव को ऑक्सीकरण कहते हैं। जब जल में घुला हुआ कार्बन चट्टानों पर प्रभाव डालता है तो उसे कार्बोनीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण आप लोगों ने थी रसायन विज्ञान में बहुत सुना होगा। जब हाइड्रोजन जल में मिलकर चट्टानों का अपक्षय करती है तो उसे जलयोजन कहते हैं। भारत में सिंधु नदी द्वारा सिंधु गॉर्ज तथा सतलज नदी द्वारा सिपकीला गॉर्ज तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा कोरबा गॉर्ज का निर्माण हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इस मैप में जो आप लोग पॉज करके, या इस मैप को मैं जो PDF दूंगा तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कई प्रमुख नदियाँ दी हुई हैं। जैसे आपका यहाँ पर देखिए सिंधु नदी दिया हुआ है, ठीक है। मुझे पेन चेंज करने दीजिए, ऐसे पेन से लिखूंगा तो दिखाई ना दे शायद। ये देखिए आपका एशिया में आपका ब्रह्मपुत्र नदी दिया हुआ है, फिर ये आपका गंगा नदी दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आपका होंगहो नदी दी हुई है यहाँ पर, और इसका उद्गम दिया हुआ है इस तरीके से। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर विक्टोरिया झील दी हुई है, और ये आपकी नाइजर नदी देखिए यहाँ पर, ये देखिए नाइजर नदी है, ठीक है। ये आपकी नील नदी है, नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता डेवलप हुई थी, वो सब दिया हुआ है। दक्षिण ये लाल सागर आपका दिया हुआ है। ये आपका डार्लिंग नदी से थी, बहुत बार पूछ देता है डार्लिंग नदी कहाँ पर है। डार्लिंग और मर्रे नदियाँ, ये दोनों नदियाँ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और ये देखिए सबसे बड़ा अपवाह तंत्र अमेज़न नदी का है। ये देखिए यहाँ पर ब्राज़ील और ये पेरू के आसपास से, ये देखिए ये आपका अमेज़न नदी का अपवाह तंत्र है, ठीक है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? अमेज़न नदी का ही है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में अमेज़न और नील नदी में अक्सर कन्फ्यूज़ करता है। चलिए, ये खैर जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे मैपिंग के थ्रू तो उस टाइम मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी के शुष्क पठार कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित कोलोराडो कैनियन विश्व में सबसे प्रसिद्ध कैनियन है, ठीक है। और भेड़ा गार्ज भारत का सबसे बड़ा संगमरमर का गार्ज है। भारत में कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित जोग या गरसुप्पा प्रपात 260 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। और हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। फिर आपका कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनपुरा जिले में नर्मदा नदी के तट पर है। फिर आपका शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले के कावेरी नदी पर स्थित है। और शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये आपका जब PET शुरू हुआ था तो शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में जो यूपी के एग्ज़ाम देने वाले होंगे उनको पता होगा। PET का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसमें आपका शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो कावेरी नदी पर है, ठीक है। ये आपका पूछ दिया था PET में। और एक PET में और एक और क्वेश्चन आया था आपका, हाँ, नागार्जुन जलप्रपात किस नदी पर है? पेन का कलर चेंज करने दीजिए। नागार्जुन जलप्रपात, इसके बारे में भी पूछा था, ठीक है। जलप्रपात तो आप लोग जानते ही होंगे, ना जानते होंगे तो अभी मैंने बताया ही है। और या तो इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे नागार्जुन जलप्रपात आपका कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक है। ये दोनों दिया हुआ था आपका, शिव समुद्रम पूछा था और नागार्जुन आपका किस नदी पर स्थित है जलप्रपात।
और नागार्जुन सागर बांध भी है इसी नदी इसी से थोड़ा दूरी पे, ठीक है। फिर आपका नदी का स्रोत, ये देखिए यहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है, नदी का स्रोत ऊपरी भाग, ये नदी का ऊपरी भाग है जो जहाँ से नदियाँ थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होती हैं। और फिर उसके बाद ये आपका मध्य भाग है, और यहाँ पर जो नदियाँ टेढ़ी हो रही है उसे विसर्प कहते हैं, ठीक है। और ये आपका जो चाप झीलें होती हैं, जो चाप अभी ऊपर आप लोगों ने दिखा था चाप झीलें, उसी को गोखुर झीलें कहते हैं। जब नदियाँ अपना विसर्प बनाती हैं और वो विसर्प इतना तीखा हो जाता है नदियाँ, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका मलबा जम जाता है। ये देखिए बीच में मलबा जम गया है, बालू कंकड़ उंकड़ का, तो ये एरिया अलग हो जाता है और ये पानी से एकदम भर जाता है, तो इसे गोखुर झील कहा जाता है, ठीक है। गोखुर झील उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे गोखुर किसे कहते हैं, गाय के खुर की जैसा, इसीलिए इसका नाम गोखुर है। देखिए गाय का जो खुर होता है उसी के आकार के है ना, तो ये उत्तर भारत की भाषा है गोखुर झील, हिंदी में इसे गोखुर झील कहते हैं, या चाप झील भी कहा जाता है। और ये देखिए यहाँ पर आके आपका डेल्टा नदी बना रही है एकदम लास्ट में। आइए हम लोग डेल्टा के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए डेल्टा, देखिए ये मुख्य नदी है, ठीक है। यहाँ से इसकी वितरिकाएँ हैं और यहाँ पे ये आपका डेल्टा बना रही है। जो मुख्य नदी जब यहाँ पर आ रही है आपकी समुद्र में मिलने से पहले, आपका यहाँ देखिए ये डेल्टा बनाते हुए जाए, ये रही, ये आपका डेल्टा है, ठीक है। अलग अलग छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी में टूट जाती हैं, और छोटे छोटे वहाँ डेल्टा जो इलाका होता है वहाँ दलदली इलाकों में छोटे छोटे स्थल खंड बन जाते हैं, और उन्हीं को ही थी डेल्टा कहा जाता है। आपका सुंदरवन का डेल्टा आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर इन्हीं वृक्षों के बीच में होता है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा कई प्रकार के होते हैं। पहला है आपका चापाकार डेल्टा। इस डेल्टा का आकार धनुष के समान होता है, इसका विस्तार मध्य में सर्वाधिक होता है। चापाकार डेल्टा का निर्माण बड़े कणों वाले पदार्थों से होता है, जिसमें बजरी, रेत, सिल्ट की अधिकता होती है। इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण मुख्य रूप से अर्धशुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में अधिक होता है। और कौन कौन सी नदियों पर चापाकार डेल्टा बनता है? आपका चाप के आकार का, देखिए इस तरीके का नदी आई और यहाँ पर ये चाप के आकार का डेल्टा, छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे आपका डेल्टा बना देते हैं, ठीक है। ये नदी आ रही है। कौन कौन सी नदी बनती है? नील नदी, गंगा नदी का सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। राइन नदी, नाइजर नदी, होंगो आपकी चीन में पड़ती है, इरावती, फिर वोल्गा नदी बताइए कहाँ पड़ती है? आपकी रूस में पड़ती है। सिंधु आपका पाकिस्तान, मिकोंग, पौ, रोन, लीना डेल्टा आदि चापाकार डेल्टा के उदाहरण है, ठीक है। फिर आपका पंजाकार डेल्टा, इसका निर्माण जल के साथ घोल के रूप में बारीक कणों से होता है। इसके लिए नदी का वेग अधिक होता है, जिससे नदी अपने बारीक कणों के साथ, जो वो चापाकार डेल्टा था वो बड़े बड़े कणों से बनते हैं, ठीक है। और जो पंजाकार डेल्टा होता है वो बारीक कणों से समुद्र में अधिक दूरी तक प्रवेश कर जाती है। इस डेल्टा के पदार्थ बहुत ही बारीक और रंध्रहीन होते हैं, अतः जल रिस कर नीचे नहीं जा पाता, जिससे नदी की मुख्य धारा की शाखाएं अपने किनारों पर कणों का निक्षेप करती हैं, जो मनुष्य के हथेलियों के समान हो जाते हैं। इस प्रकार की आकृति वाले डेल्टा को अंगुलियाकार डेल्टा भी कहा जाता है, या पंजाकार डेल्टा भी कहा जाता है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसी प्रकार का है। मिसिसिपी नदी बताइए कहाँ पड़ती है? कमेंट सेक्शन में आप लोग। फिर आपका ज्वार नदमुखी डेल्टा कौन सा होता है? जब कोई नदी लंबी व संकरी एस्चुरी के माध्यम से सागर में प्रवेश करती है, एस्चुरी के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, एस्चुरी के माध्यम से सागर में प्रवेश करती है, तो उसके मुहाने पर जमा किया गया अवसादी पदार्थ ज्वार के समय बहकर दूर ले जाया जाता है, तब उसका डेल्टा ज्वार नदमुख डेल्टा कहलाता है। यानी कि नदी डायरेक्ट गिर तो गई, वहाँ डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करी, ठीक है, मगर जो पदार्थ आपका नदी के जो अवसाद हैं, अवक्षेप हैं, वो वापस ज्वार के माध्यम से नदी के मुहाने तक चले जाते हैं समुद्र में से, तो वहाँ पे ज्वार नदमुख डेल्टा बन जाता है, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, मैकेंजी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, मगर वहाँ पर भी जो ज्वार जब आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, तो वहाँ पर भी ज्वार नदमुख डेल्टा बन जाता है। फिर आपका रुंडी डेल्टा किसे कहते हैं? जब किसी नदी की मुख्य धारा तथा उसकी वितरिकाओं द्वारा निक्षेपित अवसाद समुद्री लहर एवं ज्वार भाटा द्वारा बहा लिया जाता है, तब उसके मुहाने पर बहने वाली कटी फटी आकृति के डेल्टा को रुंडी डेल्टा यानी कि ट्रुकंडेड डेल्टा कहते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख उदाहरण वियतनाम की होंग नदी और संयुक्त राज्य अमेरिका की रियो ग्रांडी नदी। फिर आपका पॉलीयुक्त या छिड़ाकार डेल्टा, जब नदी की मुख्य धारा की अपेक्षा उसके मुहाने पर अधिक किसी वितरिका के द्वारा अलग डेल्टा का निर्माण किया जाता है, तब मुख्य डेल्टा को पालीयुक्त डेल्टा कहते हैं। इसमें मुख्य डेल्टा का विकास अवरुद्ध हो जाता है। फिर आपका प्रगतिशील यानी कि बढ़ता हुआ डेल्टा, जब किसी नदी के द्वारा सागर की ओर निरंतर अपने डेल्टा का विकास किया जाता है, तब उसे प्रगतिशील डेल्टा की संज्ञा दी जाती है, यानी कि लगातार डेल्टा बनता ही जा रहा है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है, ठीक है। और फिर उसके बाद मिसिसिपी नदियों के डेल्टा इसी प्रकार के डेल्टा हैं, ठीक है। गंगा नदी का डेल्टा प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी में बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। फिर आपका अवरोपित डेल्टा, जब किसी नदी का डेल्टा सागरी लहरों अथवा धाराओं द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है, तब उसे अवरोधित डेल्टा कहते हैं।
फिर आपका परतक्य डेल्टा, जब किसी नदी के द्वारा पहले से निर्मित डेल्टा को छोड़कर अन्य डेल्टा का निर्माण किया जाता है तब पहले वाला डेल्टा कैसा होता है, अबॉन्डन यानी प्रत्यक्ष यानी कि छोड़ा हुआ डेल्टा। जब नदी नए डेल्टा का निर्माण कर लेती है, जो पहले का डेल्टा है उसे छोड़ देती है, तब वहाँ पर प्रत्यक्ष डेल्टा बनता है। और इसके अनेक उदाहरण जैसे कि आपका हुआंगहो नदी चीन के द्वारा प्रस्तुत किया है। चीन हुआंगहो नदी का पुराना डेल्टा सारंग प्रायद्वीप के दक्षिण में था, जो आपकी उत्तर में है। और इन डेल्टाओं के बारे में आप लोगों को परिभाषा में पूछ लेता है, खास करके आपको RO वाले एग्जाम में और RPF वाले एग्जाम में ज़रूर आपका आता है। जब मैं कराऊंगा मार्गदर्शक सीरीज तब आप लोग देखिएगा। फिर उसके बाद आपका नौकाकार डेल्टा, जब किसी नदी के द्वारा निक्षेपित अवसादी पदार्थ धाराओं तथा लहरों के द्वारा समीपवर्ती क्षेत्रों में फैला दिया जाता है, तब उसके आगे वाले भाग में नौकाकार डेल्टा बन जाता है। टाइबर नदी का भाग नौकाकार डेल्टा है। फिर आपका देखिए एस्चुरी अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि नर्मदा नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है डायरेक्ट, मगर उनमें डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, समुद्र की लहरों के द्वारा वापस से ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण होता है, क्योंकि ज्वार भाटा के माध्यम से वापस से वो जो अवसाद होता है वो आ जाता है। तो जो वापस जब नदी के मुहाने पे आ जाता है तो छोटे छोटे आइलैंड टाइप, आइलैंड नहीं उनको कह सकते हैं, दलदली इलाके टाइप बन जाते हैं, उसे ही हम ज्वार नदमुख डेल्टा कहते हैं। मगर जो नदियाँ, जब किसी नदी का मुहाना जलमग्न होता है और वहाँ सागरी लहरों एवं निक्षेपित पदार्थों को धाराओं द्वारा नदी के अंदर बहा लिया जाता है, ठीक है, तब डेल्टा का विकास नहीं हो पाता है और सीधे जो नदी होती है वो जाके सीधे बिना डेल्टा बनाए समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार की स्थलाकृति क्या कहलाती है, एस्चुरी कहलाती है। भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ सीधे समुद्र में डेल्टा बनाने के स्थान पर सीधे एस्चुरी का निर्माण करती हैं। हालांकि उन नदियों पर किस डेल्टा का निर्माण होता है, ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए आपका यहाँ पे देखिए फिगर मैंने एकदम अच्छे से यहाँ पे दिखा भी दिया है। ये आपका डेल्टा है, ठीक है, ये नदियाँ आई और यहाँ पर नदी यहाँ पर चूँकि देखिए फिगर में देखिए ये नदी आपका मुख्य रूप से यहीं पर ख़त्म हो जा रही है, यहीं कहीं पर, मगर यहाँ पर नदी में क्या हो रहा है, आपका नदी यहाँ पे ख़त्म तो हो रही है यहाँ पर, मगर जो ख़त्म हो रही है उसके साथ साथ ये पीले वाला जो भाग है यहाँ पर दलदली इलाका बन जा रहा है, ठीक है, नदियों का प्रवाह कम हो जा रहा है और प्रवाह कम हो रहा है तो दलदली इलाका बन रहा है। दलदली इलाका उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। भारत का जो सुंदरवन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, और वहाँ सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं और बंगाल टाइगर भी उन्हीं डेल्टास में होते हैं, ठीक है। कुछ समय पहले नूरा फतेही की कौन सी मूवी आई थी, उसमें सुंदरवन डेल्टा को अच्छे से, शायद मूवी का नाम सुंदरवन ही था, देखने मत बैठ जाइएगा, मगर मैं एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। आप लोग उसमें अगर सुंदरवन डेल्टा देखना चाहते हैं तो वहाँ पे है, या यूट्यूब पे कोई भी ब्लॉग चैनल उठा के देख लीजिएगा कि आप मूवी देखने बैठेंगे। उसमें अच्छे से सुंदरवन डेल्टा और उसके ऊपर जो खतरे आते हैं वो बेसिकली दर्शाया गया है और बंगाल टाइगर के बारे में बताया गया है। फिर देखिए ये वाली नदी है, ये डायरेक्ट आपका कंकड़ पत्थर के माध्यम से नर्मदा और ताप्ती इस टाइप की नदियाँ आती हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये जब कंकड़ बड़े कंकड़ पत्थर से रिफ्ट घाटी से होकर जब बहती हैं नदियाँ तो वहाँ पर अवसाद जमा होने का कोई सवाल ही नहीं होता, तो वो डायरेक्ट ही समुद्र में मिल जाती है। देखिए यहाँ पर कोई पीला इलाका नहीं बन रहा है, यहाँ पर छोटा सा ये आपका दिख भी रहा है, ये ज्वार नदमुख डेल्टा है, ठीक है। जो पीला इलाका देखिए यहाँ पर डेल्टा बन रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट नदी मिल रही है, इसलिए यहाँ पर एस्चुरी बनती है, ठीक है। जब नदियाँ बगैर डेल्टा का निर्माण की नदी में समुद्र मिल जाती है तो वहाँ पे एस्चुरी बनती है। और लगून किसे कहते हैं, जो कोरल रीफ्स होते हैं, ठीक है, कोरल एक मूंगा जीव होते हैं, वो जब मर जाते हैं, ठीक है, तो उनसे नदियों के द्वारा छोटे नदियाँ जहाँ पे समुद्र में मिलती हैं तो उनके पास छोटे आकर जम जाते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम लोग लगून कहते हैं, ठीक है, बैरियर आइलैंड। चलिए यहाँ पे हम लोगों का ये लेक्चर ख़त्म होता है और आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने वादा किया है कि जैसे इस चैनल पे 50 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं वैसे ही मैं इस PDF को फ्री कर दूंगा, ठीक है। 50 सब्सक्राइबर आप लोग करवाइए, 40 हो चुके हैं। और आप लोगों में मैं चैनल के एनालिसिस में भी देखता हूँ, जैसे कि आप लोग चैनल को देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिथम भी थोड़ा रिकॉग्नाइज करता है। आप लोग जो चैनल को मैं आपका स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, 80% लोग केवल वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, वीडियो देख के छोड़ देते हैं लोग। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा मुझे भी मोरल बूस्ट मिलेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।